हेलो बच्चों, चलिए आज हम करते हैं जवाहर नवोदय का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले 8 मैंने करा दी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप पेपर करोगे तो अंगणित परीक्षण आपको खंडखा मिलेगा। इसमें आपको 20 सवाल करने होते हैं, पूरे पर्सन संख्या 41 से 60 तक, और सेम ऐसे ही मिलेंगे। तो देख लीजिए, आज मैं आपको ये सारे सवाल कराऊंगा जैसे कि हर बार कराता हूँ, और यही वो सवाल हैं जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ध्यान से, जिससे कि आपका कोई पेपर में जो है सवाल छूटे नहीं। और जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको इसी तरह के सवाल वहाँ पे करने के लिए मिलेंगे। और आपने सारे प्रैक्टिस सेट अगर देख लिए होंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डेली 6 बजे आपको आप तक की क्लास जो है पहुँच जाती है आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए, प्रश्न एक, भाग के प्रश्न में भाजक 23 है, भागफल 27 और शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा हमें ये बताना। तो ये जान लीजिए बच्चों, आप भाज्य पूछा है तो ये वाली जो बीच की संख्या होती है इसको हम भाज्य कहते हैं, और जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा भाजक, और जो इधर भाग करके आता है इसको हम भागफल कहते हैं, और जो बचता है नीचे उसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया भाज्य क्या होगा, तो इसमें एक संबंध होता है बच्चों की भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा भाजक देख लीजिए, भाजक हमें दे रखा है 23 गुणा 27 प्लस 15। 23 और 27 की गुणा कर लो बच्चों। 23 और 27 की गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपको मिलेगा 621 और प्लस में 15। इनको जोड़ देंगे हम लोग, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 6, कितना हो गया 636। तो हमारा जो भाज्य होगा बच्चों वो 636 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42। 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आपको बच्चों 6 अंक दिए गए हैं, इनसे पहले हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो जब भी हम बच्चों बड़ी संख्या बनाते हैं दिए गए अंकों से, तो अंकों को घटते क्रम में लिखते हैं। यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 9, उसके बाद 7, फिर 5, 4, 3 और 0। ठीक है, ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी इन अंकों से। फिर हम छोटी संख्या बनाएंगे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, शुरू में कभी भी 0 नहीं रखना है। इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, छोटी बन जाएगी, लेकिन 0 नहीं, 0 हमेशा दूसरे नंबर पर। पहले आप 3 लिखिएगा, फिर ये 0 करिएगा। उसके बाद 4, 5, 7, 9 इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और इनका अंतर आपसे पूछा गया है, हम अंतर को माइनस कर लेंगे। 10 में से 9 गया 1, और इधर आपका 12 में से 7 गया 5, 13 में से 5 गए 8, और इधर 4 में से 4 गया 0, 7 और 9 में से 3 गया 6, 67,851। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 0 को दूसरे नंबर पे क्यों लिखते हैं। अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखते हो कि 0 का आप पहले लिख दिया, 0, 3, 4, 5, 7, 9 ऐसे करके आपने छोटी संख्या लिख दी, तो बच्चों ये संख्या आपकी केवल 5 ही अंकों की रह जाएगी, 6 अंकों की नहीं, क्योंकि इधर के 0 का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप छोटी संख्या लिखो और 0 दिया गया है तो 0 को हमेशा पहले से दूसरे स्थान पर लिखना है, फिर इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है संख्या को। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुनील के पास कुछ घोड़े थे, जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े और बच जाते हैं, तो बताओ उसके पास कुल कितने घोड़े थे, ये बताना है। तो आप बच्चों क्या करोगे, इसके लिए मान लीजिए कि माना जो सुनील के पास थे ना, पहले x घोड़े थे, कुल घोड़े x थे। तो x घोड़े थे, उसने बेचा कितना, इनका 1/4 भाग, मतलब x में से x का 1/4 हो जाएगा, x/4 ये भाग बेच दिया। और बेचने के बाद भी उसके पास अभी 60 घोड़े बचे हुए हैं। यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का लासा बच्चों 4 आ जाएगा, या आप तिरछी गुणा कर लीजिए, जिसको लासा नहीं आता। 4 एकम 4x, 1 एकम 1x बराबर कितना 60। 4x में से x माइनस किया, कितना बचा 3x बटे में 4, और बराबर कितना 60। x का मान निकलेगा, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जो x के साथ बटे में होता है वो गुणा में चला जाता है, और जो गुणा में होता है बटे में, तिरछी गुणा। तो x बराबर आपका देखो 4 जो है वो 6 के साथ गुणा में जाएगा, 6 गुणा 4, और जो x के साथ गुणा में यानी कि ऊपर होता है वो इधर नीचे आ जाता है। 3 दूनी 6, x बराबर यहाँ पे कितना आएगा 60, तो कितना 60 आएगा, 20, 20 चौक 80, x बराबर कितना 80। तो यहाँ पे बच्चों सुनील के पास जो पहले घोड़े थे वो 80 घोड़े थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है नेक्स्ट वाला भी आपका। दी गई संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। 25 + 2/10 + 3/10 + 4/1000। तो बच्चों हम इसको जब दशमलव रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे हमारा 25 प्लस यहाँ देखो बट्टे में 10 है तो 0.2 हो जाएगा ये,
प्लस यहाँ पे भी 10 है तो 1 के बाद दशमलव लगेगी 0.3, और यहाँ पे बच्चों 1000 है तो उसका मतलब हो गया 4, और इसके बाद 1 2 3, 3 के बाद दशमलव तो 0 0 4। अब बस इन सबको प्लस कर देंगे। 25 जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारा देखो यहाँ पे 25 प्लस 0.23 कितना हो गया 0.5 और 0.4, तो कितना होगा 25.504। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखो जब हम बच्चों जोड़ते घटाते हैं चीज़ों को, ये भी समझ लो, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। देखो यहाँ पे 25 था पूरा पूरा, कोई दशमलव का साइन नहीं था, तो हम इसको 25 लिखेंगे ऐसे, दशमलव लगा के 0, कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे दशमलव में 2 लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव में 3 लिखेंगे, और यहाँ पे दशमलव में 0 0 4 लिखेंगे। फिर इसको जोड़ेंगे। जब जोड़ते घटाते हैं तो ध्यान रहे दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा। कभी भी आप प्लस माइनस करो तो ये चीज़ मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। 4 0 3 2 5 और 25 आ गया सेम आंसर। तो ऐसे आप करके इसको सोल्व करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हमसे ये पूछा 1000 का। तो बच्चों मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ना वो ध्यान दीजिएगा। जब भी हम 1000 का या 10 का करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में जितनी जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो उसमें 2 बार ही 3 आएगा और 3 बार ही 5 आएगा। ध्यान रखिएगा, जितने जीरो होंगे उतनी बार ही 2 और उतनी बार ही 5 होगा। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर। आप देखो मैं और कुछ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको 100 के पूछ लिया, किसी ने 100 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो यहाँ पे कितनी 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 2 बार आएगा और 2 बार यहाँ पे 5 आएगा। कोई भी संख्या हो आप किसी का भी निकाल सकते हो। चलो सबसे छोटी दिखाता हूँ 10 का। यहाँ पे 1 जीरो है ना, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 1 बार 2 आएगा, 1 बार 5। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, अगर आपको 100 10 1000 लाख का पूछा है तो जितने जीरो होंगे उसमें इतनी बार ही 2 होगा और इतनी बार ही 5 होगा। ये इसका शॉर्ट मेथड है करने का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 46 देख लीजिए। 18 16 12 और 24 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा क्या होगा। तो मासा मैं आपको बता दूंगा, डायरेक्ट हमें ढूंढना है तो हमें वो संख्या इनमें से ढूंढनी होगी ऑप्शन में से जिस संख्या से वो इन ऑप्शन में सबसे बड़ी हो और उससे ये सारे के सारे कट जाएं। जैसे हमारा 2 है तो 2 निम 18, 2 8 16, 2 6 12, 2 12 24, सब कट सकते हैं 2 से। क्या ये में से होगा? क्या इससे तो ये में से हो सकता था, लेकिन कब? अगर ये सबसे बड़ी संख्या होती इनमें जिससे कट रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3 सिक्के तो पाड़े में 16 आता ही नहीं, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। 4 के पाड़े में देखो आप, तो 4 के पाड़े में आपका 18 आता है? नहीं आता है। क्या 5 के पाड़े में 18 आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे सब कट सकते हैं? 2 है। तो यही इसका क्या होगा? मासा हो जाएगा। ये तो हमारा शॉर्ट मेथड है पता लगाने का। दूसरा हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड कर लेंगे पहले। अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ये 18 के हो गए। उसके बाद हम 16 के करेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद 12 के करेंगे। 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 24 का करेंगे। 2 से 12 24, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब जब हमें इसमें मासा ढूंढना है तो मासा ढूंढने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, वो संख्या देखनी होगी वो अभाज्य गुणनखंड जो सब में हो। जैसे यहाँ पे 2 2 2 2 ये सब में है। तो मासा के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम 2 लिखेंगे। उसके बाद और कोई है सब में 2 2 2 यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है। यहाँ पे 3 है, बाकी सब में 3 नहीं है। तो इसके लिए इसका मैसे कितना होगा? 2 ही होगा। मतलब कि वो अभाज्य गुणनखंड जो सब में कॉमन होते हैं वही क्या हो जाते हैं? मासा हो जाते हैं। तो इसलिए वो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया जिस संख्या से पूरे पूरे कट जाएंगे और वो संख्या सबसे बड़ी हो वो आपका मासा होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 47वां प्रश्न है आपका। 2 संख्याओं का मास है एवं लास है क्रमशः 3 और 180 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना, जब आपकी दूसरी संख्या पूछी जाए तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा और बटे में दी गई संख्या, जो भी संख्या में दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ से बच्चों 2 संख्याओं का मासा और लासा दे रखा। लासा कितना है? 180 और मासा हमारा 3 है और दी गई संख्या कितनी है? 12। इसको अब हम हल कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12। 4 से 180 काटेंगे। 4 चौक 16, कितने बचे? 4। 4 चौक 16 बचे कितने? 2। 4 पंजे 20, कितना हुआ आपका? 45। तो दूसरी संख्या जो है बच्चों हमारी 45 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा। जब भी आपसे ऐसा हो लासा मासा दिया जाए और एक संख्या और दूसरी संख्या पूछी जाए तो हम लासा गुणा मासा और बटे में दी गई संख्या से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आप पेपर में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखिए 48। आयुष 8:15 पर घर से चलता है और उसे 45 मिनट में स्कूल जाने में लगते हैं। तो बताए कितने बजे स्कूल पहुंचेगा। तो ये जो आयुष है 8:45 पर चल देता है घर से
और पहुंचने में उसको नहीं 8:15 पे 8:15 पर आयुष चलता है, उसको पहुंचने में ना 45 मिनट लगते हैं। तो पहुंचने में 45 मिनट, यहाँ पे हम इसमें 45 मिनट प्लस कर देंगे सुबह वाले टाइम में, 5 5 10, 4 1 5 और 1 6 और 8, कितना हो गया, वो पहुंचेगा 8:60। ये जो 60 मिनट है बच्चों, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा ही होता है आपका। तो 8 बजे चला था, उसमें टोटल 1 घंटा हो गया, 8 और 1 कितना 9, तो वो स्कूल में कितने बजे पहुंचेगा बच्चों, 9 बजे पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। जो मार्गदर्शन आपको इस किताब से मिलेगा, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसके अंदर आपको 6 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 10 सोल्व पेपर और 2500 वैकल्पिक से ज़्यादा इसके अंदर हैं। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस सेट आप करोगे, प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 1800 वैकल्पिक प्रश्न और 5 सोल्व पेपर मिलेंगे 2019 से 2023 तक के सारे। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है तो ये बुक आपके लिए ना सफल मार्गदर्शक दिखाने के लिए सहायक होगी। और ये बुक जो आपको नज़दीकी बुक सेलर से मिल जाएगी मार्केट में, या फिर आप जो है ऑनलाइन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और भाई सही मार्गदर्शन होगा तभी जाके अच्छे से आप लोग जो है सिलेक्शन हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49। किसी छात्र द्वारा गणित, विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में 48, 53, 38 एवं 77 अंक प्राप्त किया है, तो उसका औसत अंक ज्ञात कीजिए। औसत अंक क्या होगा? तो बच्चों जब भी हमें औसत अंक ज्ञात करने होते हैं तो औसत अंक बराबर हमारा क्या होता है, कुल अंकों का योगफल। जब भी हमें अंकों का औसत निकालना होता है तो क्या करेंगे, कुल अंकों का योगफल बटे में कुल विषय, जितने विषयों का वो हमारे अंक दिए गए हैं, बस कुल अंकों का योगफल। अंक कितने हमारे 48, 53, 38, 77 और कितने विषय हमारे पास 1 2 3 4, कुल विषय हमारे पास 4 हैं। हल करेंगे इनको हम, प्लस करेंगे, प्लस करने पर बच्चों आपको 216 मिलेगा। भाग करेंगे 4 से, 4 पंजे 20 बचा 1, यहाँ पे 16 हो गया, 4 चौक 16। तो हमारा जो कुल औसत अंक आएगा बच्चों वो 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर है। जरूरी ये है कि बच्चों आपको औसत का सूत्र याद होना चाहिए। अगर अंकों का पूछा है तो कुल अंकों का योगफल बटे में कुल विषय हो जाएंगे जितने विषय का है, और अगर आपको संख्या का है तो कुल संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या जितनी वो संख्याएं होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। रुपये 45 900 का कितना प्रतिशत है ये बताना है हमें, ठीक है बच्चों। रुपये 45 किसका, 900 का। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जितना हम रुपए निकाल लें और जिससे निकालें टोटल से, उसका जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो जिसका हमें निकालना है उसको हम ऊपर रखते हैं, और भाग जो टोटल होता है जिनका हमें प्रतिशत निकालना है उसको नीचे, या फिर ये कह सकते हो जो का से पहले होगा वो हमें बटे में रखना और गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, बस इसको हल कर लेंगे। 100 निम 900 और 9 से 45 कटेगा 5 बार, 9 पंजे 45, तो कितना हो गया आपका बच्चों 5%। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। प्रतिशत जब भी हम किसी का निकालना हो तो का से पहले वाली संख्या को बटे में और जिससे भी हम प्रतिशत निकाल रहे हैं उसको ऊपर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये हमारा जो है लाभ हानि पर आधारित सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 3000 रुपये अंकित करता है। वस्तु के ऊपर जो मूल्य वो रखता है जिसको हम MRP कहते हैं, उस पर वो 3000 रुपये अंकित करता है, और साथ ही साथ इस पर 5% की छूट भी देता है, यानी कि ग्राहकों को छूट देता है आकर्षित करने के लिए, कितना 5%। तो पूछ रहा है 5% की छूट देने के बाद वस्तु जो है कितने रुपए में बेची जाएगी, ये हमें बताना है। तो पहले बच्चों आप क्या करोगे ना, यहाँ पे छूट निकाल लीजिए, कितनी छूट वो दे रहा है, 3000 का 5%। तो कैसे निकालेंगे, 3000 गुणा में 5% निकालने के लिए भाग 100 से 2 जीरो कट गई, 30 पंजे 150, तो 3000 रुपये पर 150 रुपये की वो छूट दे रहा है। अब कितने की वस्तु बेचेगा, 3000 रुपये की वस्तु थी, इसमें 150 रुपये उसने छूट के दे दिए, माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 2, कितना हो गया 2850 रुपये में वो उस वस्तु को बेचेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। जब भी हमारा छूट होता है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य और माइनस में जो भी हमारी छूट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों।
एक व्यक्ति 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40,000 रुपये 2 वर्षों के लिए उधार देता है। वह 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। मिश्र धन का मतलब होता है जो हमारा मूलधन होता है, जो मतलब हमने धन लिया और उसमें उसके जो ऊपर बढ़ा के देता है ब्याज, दोनों के योगफल को हम मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन हमारा दिया है 40,000 रुपये, जो हमने उधार लिए हुए हैं, तो ये हमारा मूलधन हो गया कितना 40,000 रुपये। और 16% वार्षिक ब्याज दर से, दर हमारी है 16% वार्षिक, और समय कितना है 2 वर्ष के लिए इसको उधार लिया। ये हमारा समय हो गया 2 वर्ष। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज पे है तो पहले हम इस पे ब्याज निकाल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटे में 100। मूलधन को हम प्रिंसिपल पी से भी दर्शाते हैं। मूलधन हमारा हो गया 40,000, दर हमारी 16% और समय 2 वर्ष, और भाग हम 100 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। यहाँ से हमारा 16 चौके 64 और 64, 16 चौके 64, 2 जीरो और गुणा में 2, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 128 और 2 जीरो, कितना हो गया बच्चों 12,800 रुपये जो है इस पर हमारा ब्याज हो गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि उसको टोटल कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो टोटल लौटाने पड़ेंगे, मिश्र धन उसको 40,000 रुपये हमारा मूलधन था, और प्लस में 12,800 रुपये उसको ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2 साल का। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 10 50, 52,800 रुपये उसको टोटल मिश्र धन लौटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और भिन्न से है ये सवाल। यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। तो राशि का 1/3 दिया है, तो मानो जो राशि है, जो संख्या है वो आपकी x है। संख्या क्या है, x है, और इस x का 1/3 मतलब x/3 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो ये संख्या हमारी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, सर ये 3 जो है बटे में इधर गुणा में हो जाएगा, तो 12 गुणा 3, तो x बराबर कितना हो गया 36। तो हमारी संख्या हो गई 36। हमसे पूछा गया है इस राशि का 1/4 क्या होगा। मतलब ये जो 36 है, 36 का 1/4 का मतलब होता है 1/4। 36 का 1/4 क्या होगा, 4 से 36 काट देंगे, 4 9 36, तो कितना हो गया बच्चों ₹9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 पर चली। ये रेलगाड़ी 10:50 AM पर चली, प्रातः का समय है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूर कितने समय में पहुंचेगी, हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ना देखो चाल दी गई है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी दी गई है 120 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है बच्चों, पहले हमें पता लगा कितने बजे पहुँचेगी, इतने बजे तो वो चली थी, तो हमें पहले समय निकालना पड़ेगा। और समय बराबर आप लोगों को पता है बच्चे क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है 120 किलोमीटर, और चाल है आपकी 80 किलोमीटर। 0 से 0 काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया आपका 3/2 हावर, घंटे में आएगा। जब किलोमीटर प्रति घंटा और ये किलोमीटर होता है तो समय बच्चों हमारा घंटे में, 3/2 घंटे आया। इस 3/2 घंटे को अगर मैं यहाँ पे घंटे और मिनट में बदलूँ तो कितना हो गया 1.5, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, यानी कि 1 हावर और 30 मिनट, इतनी देर बाद पहुँचेगी। तो ये जो हमारी रेलगाड़ी थी वो 10:50 पर चली थी, तो 10:50 सुबह में ये चली थी, इसमें 1 घंटा और 30 मिनट और हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0 50 3 80, और 10 और 1 11, कितना हो गया 11 80 मिनट हो गई। लेकिन जो मिनट होती है वो तो बच्चों हमारी 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 80 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा और 20 मिनट, तो 11 और 1 कितना हो गया 12:20 पर वो ट्रेन जो है पहुंचेगी 120 किलोमीटर दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा तीसरा, 12:20 दोपहर, क्योंकि जब 10 बजे चली तो 10 में 1 घंटा 30 मिनट के बाद जो है 12:20 बजेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 55 हमारा वर्गमूल से। हेलो बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे वर्गमूल 36, 81, 49, 16 और बटे में भी वर्गमूल 9 और 4 हैं, और हमसे पूछा इसका मान क्या होगा। तो हम इसके बच्चों क्या करेंगे, पहले अंडर रूट जो है इनको हल करेंगे। 36 जो किसका वर्ग होता है 6 का, तो उसका अंडर रूट 6। 81 आपका 9 का वर्ग, 9 81, तो 9 आ जाएगा। 49 आपका 7 का होता है, 7 7 49, और 16 आपका 4 का होता है, 4 चौक 16। और भाग में बच्चों अंडर रूट 9 है, तो 9 आपका 3 तिया 9, 3 का वर्गमूल होता है, रूट में 4 है आपका 2 का होता है। अब पहले जो कट रहे हैं उसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, बाकी जो बचे उनकी गुणा कर लेंगे, 9 सते
63 और गुणा में 4, 4 तिया 12, 4 छिक 24 और 25 कितना हो गया 252। तो इसको हल करने पर बच्चों हमारा 252 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। इस तरीके से हम जो है वर्गमूल को हल करते हैं। जिस भी संख्या का वर्ग इसके अंदर रहता है वही इसके वर्गमूल का हल होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। 1 किलोग्राम चीनी को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का भार क्या होगा ये बताना है। तो बच्चों सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके वो ग्राम में दिए गए हैं। 1 किलोग्राम चीनी को बांटना है तो पहले 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम में होते हैं बच्चों 1000 ग्राम। 5 भागों में बांटना है तो प्रत्येक भाग की पूछ रहा है, तो एक भाग की जो होगी उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 1000 ग्राम है इसको हम 5 से भाग कर देंगे बस। 5 दूनी 10, 0 0। तो हर एक भाग का जो भार होगा वो 200 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 है 25 कलम का मूल्य 75 रुपये है। 25 जो पेन हैं वो 75 रुपये के हैं। तब एक पेन कितने का होगा, एक पेन होगा बच्चों 75 से 25 को भाग कर देंगे। अगर एक का निकालना तो भाग करें 25 या 75। एक पेन हमारा कितने का हो गया बच्चों, एक पेन हो गया ₹3 का। पूछा गया है कि 4 कलम का मूल्य कितना होगा, यानी कि 4 पेन हमारे कितने के होंगे। तो एक पेन ₹3 का है, 4 पेन बराबर 3 में 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12। तो 4 पेन हमारे ₹12 के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा हो तो पहले आप एक वस्तु का मूल्य निकालिए और जितनी वस्तु का पूछा है एक वस्तु का मूल्य में उससे गुणा कर दीजिए। प्रश्न संख्या 58 देखिए। यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करें तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो बच्चों जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है जिसको हम x मान लेते हैं और पुल की जो लंबाई है वो टोटल जो है कुल दूरी मानी जाती है। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल दूरी 18 सेकंड में पार की है वो आपकी 100 + x की है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की चाल दी गई है। चाल कितनी दी गई है, चाल है रेलगाड़ी की 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे सारे ऑप्शन मीटर में है, समय हमारा सेकंड में है, तो ये जो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि इसको 5/18 से गुणा करते हैं, काट देंगे। 6 × 18, 6 × 7 = 42, कितना हो गया 7 × 5 = 35/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी रेलगाड़ी की चाल हो गई। और समय हमें दिया गया है कितने समय में पार करती है, ये करती है 18 सेकंड में पार। तो कुल दूरी कितनी पार करी होगी रेलगाड़ी ने, ये देख लो। दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल हमारी है 35/3 और समय है बच्चों हमारा 18। 3 से 18 कटेगा, 3 × 6 = 18, गुणा कर लेंगे इसकी। 6 × 5 = 30, 6 × 18 और 3 = 21, कितना हो गया 210 मीटर जो है टोटल दूरी इसने पार करी। और ये जो कुल दूरी है किसके बराबर है, इस कुल दूरी में आपका रेलगाड़ी की दूरी और पुल की दूरी दोनों शामिल है। तो इसका मतलब 100 + x बराबर कितना आपका 210 मीटर हो जाएगा। तब x बराबर 210 - 100, x बराबर कितना हो गया बच्चों आपका 110 मीटर। मीन्स रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 110 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। कंसेप्ट यही है कि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जो कुल दूरी के बराबर होगी जितने समय में उसने उसको पार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 59। अगला प्रश्न है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल एरिया दिया गया है 2100 मीटर वर्ग मीटर और इसकी लंबाई आपको दी गई है 60 मीटर। आपसे इसका परिमिति पूछ रहा है, परिमिति मतलब परिमाप, पेरीमीटर पूछ रहा है क्या होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमिति बोलते हैं जिसको, ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको लंबाई तो दी गई है तो पहले आपको चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है, जब हमारा क्षेत्रफल दिया होता है तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे में लंबाई। तो क्षेत्रफल हमारा 2100 है और लंबाई हमारी 60 है। 0 से 0 चला जाएगा, 2 × 2 0, 2 × 5 = 10 और 2 × 6, 3 × 9, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो बच्चों 15 मीटर आ जाएगी। ठीक, नहीं 3 × 9 और 3 × 5 = 35 मीटर। कितनी हो गई 35 मीटर। अब हमें बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई हमारी आई है 35। इसको हल कर लेंगे। 2 गुणा 60 और 35 कितना हो गया 95।
2 पंजे 10, 2 निम 18 और 1 19, 190 मीटर इसकी परिमिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 देख लीजिए। ये आपका जो है आलेख पर आधारित है और आलेख वाले सवाल जो हैं हर एक पेपर में एक सवाल आता ही आता है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे विद्यालय के नाम दिए गए हैं इस वाले एक्सिस पे, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस पर जो आपके विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। पेपर में हमें बताना है कि दंड आलेख के आधार पर बताइए किस विद्यालय में सबसे कम विद्यार्थी हैं। तो देखो इसमें हमारे 900 हैं, इसमें 700, तो सबसे कम किस में हमारे केंद्रीय विद्यालय में है 300 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आ जाएगा, केंद्रीय विद्यालय में सबसे कम विद्यार्थी है। इस तरह के सवाल में बस आपको आरेख को ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 4 नवंबर 20 जनवरी में आपका पेपर आएगा, ध्यान से करना।